दिसंबर 30 दिसंबर 1906 को अंग्रेजों की एक कुटिलता का परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन क्या सोचकर किया था कि इससे हिंदुओं और मुसलमानों को क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, फूट डाल देंगे, एकता को बंगाल में कमजोर कर देंगे, ताकि बंगाल का राष्ट्रवाद कमजोर पड़ जाएगा तो भारत का राष्ट्रवाद क्या होगा, कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन भारत के लोगों ने तो एकता का परिचय दिया, तो अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत मुस्लिम के एक वर्ग को आगे बढ़ाया, और उसी का परिणाम मुस्लिम लीग की स्थापना के तौर पर देखने को मिलता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के रूप में। हालांकि मुसलमानों के लिए विशेष व्यवस्था करने की बात सबसे पहले सर सैयद अहमद खान के द्वारा आगे बढ़ाया गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खान को आगे बढ़ा दिया था। जब कांग्रेस का गठन हुआ तो कांग्रेस के विरोध कौन करेगा, सर सैयद अहमद खान कांग्रेस का विरोध करेगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में गठित किया गया, और इसने अपने आप को मुस्लिम हितों के आगे बढ़ाने वाली पार्टी के तौर पर घोषित किया। यानी मुस्लिम लीग ने कहा कि जो कांग्रेस है वो केवल हिंदुओं की पार्टी है, वो केवल हिंदू हितों को आगे बढ़ाती है, इसलिए मुसलमानों के हितों को आगे बढ़ाने का काम अब कौन करेगी, मुस्लिम लीग करेगी। सोचो यह क्या है, मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग, हिंदुओं की पार्टी हिंदू, यानी कांग्रेस को हिंदू की पार्टी के तौर पर चिन्हित करने की कोशिश कर रहा, ताकि हिंदू और मुसलमान के बीच में एक बड़ा गैप तैयार किया जा सके। शुरुआती समय में देखने को मिलता, यह भारत की पहली मुस्लिम राजनीतिक पार्टी है। इसके संस्थापक ख्वाजा सलीमुल्लाह, सैयद नबीब उल्लाह, खान बहादुर गुलाम, मुस्तफा चौधरी, मोहसिन उल मुल्क, एक और नाम जोड़ देता हूं मैं, एक और नाम है मोहसिन उल मुल्क। ये सभी मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं, और प्रथम अधिवेशन के मानद अध्यक्ष सुल्तान मोहम्मद शाह यानी कि आगा खान तृतीय ने किया। किन्होंने, आगा खान तृतीय ने किया था। मुस्लिम लीग आई, ये कब आई, 30 दिसंबर 1906 को आई, और ये किसके अधिवेशन के बाद आया, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के बाद आ रहा है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के बाद आ रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध में मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का इस आश्वासन पर सपोर्ट किया, समर्थन दिया कि प्रथम विश्व युद्ध के में अगर तुर्की का हार हो जाता है, क्योंकि तुर्की धूरी राष्ट्र की ओर से मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था, यानी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था तुर्की, और तुर्की का जो नेता हुआ करता था, खलीफा जो हुआ करता था, वो मुस्लिम साम्राज्य का नेता हुआ करता था, यानी मुसलमानों का धार्मिक नेता था। तो भारत के मुसलमान शुरुआती समय में प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन नहीं किए, बाद में यह आश्वासन के साथ समर्थन किया कि एक शर्त पर समर्थन करेंगे कि अगर तुर्की युद्ध में हार जाता है तो तुर्की के खलीफा के अपमान नहीं किया जाएगा, उसकी इज्जत बख्शी जाएगी, और उसी आश्वासन के साथ प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 1906 में एक घटना और है, 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में वायसराय मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किया, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग किया गया। और यह मांग कब पूरा किया जाएगा, 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में इस मांग को पूरा किया जाएगा। किसमें, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की में पूरा किया जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि जिन्ना लीग में कब शामिल हुए, 1913 में जिन्ना लीग में शामिल होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सारे लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, उसके बाद अगली घटना हुई सूरत विभाजन, इसको सूरत स्प्लिट के रूप में जानते हैं। 26 दिसंबर 1907 को कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया। अब देखो, एक बड़ी सोचने विचारने वाली बात है। पहला अधिवेशन, 3 अधिवेशन हुआ। एक अधिवेशन कौन सा हुआ, वाराणसी अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन कौन सा हुआ,
कलकत्ता अधिवेशन, और तीसरा अधिवेशन तो सूरत अधिवेशन। तो पहला आप देख लो 1905 वाराणसी अधिवेशन, वाराणसी अधिवेशन, ठीक है। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। इन दोनों अधिवेशनों में गर्म दल वाले अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन पहले 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले को बना दिया गया, तब गर्म दल वाले चुप रहे। 1906 में दादा भाई नौरोजी को बना दिया गया, तब भी चुप रहे। अब आप देखोगे कि 1907 में 1907 की बात है, 1907 में क्या हुआ, 1907 में आप देखोगे साथियों सूरत में अधिवेशन हुआ, और जो गर्म दल वाले लोग थे वो चाहते थे कि अधिवेशन कहां हो। गर्म दल वाले चाहते थे कि अधिवेशन को या तो नागपुर में आयोजित किया जाए और या तो पूना में आयोजित किया जाए। गर्म दल वालों की चाहत क्या थी, वो चाहते थे कि अधिवेशन को या तो नागपुर में आयोजित किया जाए और या तो कहां आयोजित किया जाए, या तो पूना में आयोजित किया जाए। ऐसा क्यों वो चाहते थे, ऐसा वो इसलिए चाहते थे कि क्योंकि वो या तो तिलक को या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। किसको, या तो बाल गंगाधर तिलक को या तो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन नरम दल वाले नहीं चाहते थे कि कौन अध्यक्ष बने, गरम दल का कोई नेता अध्यक्ष बने। कौन, गरम दल का कोई नेता अध्यक्ष बने, ऐसा कौन नहीं चाहते थे, ऐसे नरम दल वाले नहीं चाहते थे। तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया। बड़ी चालाकी से रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाया गया। कैसे, अधिवेशन का स्थान सूरत घोषित कर दिया गया, क्योंकि सूरत या बॉम्बे या तिलक का अपना शहर था, और कांग्रेस के संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि जिसका घरेलू क्षेत्र होगा वो अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो इससे तिलक को अधिवेशन की अध्यक्षता करने से रोक दिया गया। कांग्रेस के 1907 के वार्षिक अधिवेशन में चरमपंथी चाहते थे या तो बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। नरमपंथी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि पूर्ववर्ती जो प्रस्ताव था, उन पूर्ववर्ती 4 प्रस्ताव क्या क्या, स्वशासन, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, इन चारों प्रस्तावों को हटा दिया जाए। इसलिए उन्होंने सत्र का स्थान नागपुर से बदलकर सूरत कर दिया, ताकि किसको अध्यक्ष बनने से रोका जा सके, बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनने से रोका जा सके। यह बहुत सोची समझी रणनीति है। देखो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, आप गौर करोगे साथियों, 1905 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी आ चुका है। ब्रिटेन में कौन आ चुका है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आ चुका है। और लेबर पार्टी जो था वो भारतीयों के अधिकारों के प्रति सहानुभूति रखता था। पार्टी का सत्ता में आना, और जो नरमपंथी लोग हैं वो ब्रिटिश सरकार की न्याय प्रियता में बिलीव करते हैं। उसको लेबर पार्टी पर भरोसा था कि ये लेबर पार्टी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा, यानी भारतीयों को अधिकार देगा। तो नरम दल वालों को यह लगता है कि अगर गरम दल वाला कोई अध्यक्ष बन जाएगा तो एक तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया है उसको बंगाल से बाहर विस्तारित करेगा और इन प्रस्तावों को जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश करेगा। इससे अंग्रेजी सरकार नाराज हो जाएगा और हमें जो संवैधानिक सुधार देगा वो संवैधानिक सुधार नहीं देगा, संवैधानिक सुधार हमें नहीं मिलेगा। बड़ी सोची समझी राजनीति है, यानी यह अंग्रेजों की कैरेट और स्टिक की पॉलिसी है। कैरेट मतलब गाजर, गाजर किसको खिलाना है, नरम दल वालों को। संवैधानिक सुधार का लॉलीपॉप चुसवा करके इसको अपने पक्ष में कर लेना है और गर्म दल वालों को डंडे से मार मार करके उसको ठीक कर देना है, क्योंकि यही गर्म दल वाले ही लोग तो हैं जो लगातार चिल्ला चिल्ला करके अपने अधिकारों को मांगने की बात करते हैं।
और इसीलिए आप देखो, नरमपंथियों को ब्रिटिश न्याय की भावना में विश्वास था और वे आंदोलन को बहुत दूर तक फैलाना नहीं चाहते थे। वो उनको लगता था कि अगर स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में लेकर जाएंगे तो इससे अंग्रेज क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। 1906 में मॉर्ले और मिंटो ने नरमपंथियों के साथ एक नए परिषद सुधारों पर चर्चा किया। देखो खेल गया ना, एक भाग के साथ क्या किया, चर्चा शुरू कर दिया, सुधार की बात कर दिया। और अब उनको लग रहा है कि उनको हमको क्या क्या प्रस्ताव छोड़ देना है, तो स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब स्वराज, ये सब प्रस्ताव छोड़ देना है, हमें संवैधानिक सुधार पर फोकस करना है। और इसलिए अब वो किसी तरह से सूरत अधिवेशन को गर्म पंथियों से बचाना चाहते थे, यानी वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि गर्म पंथी अगला अधिवेशन का अध्यक्ष ना बने, अगला अधिवेशन का अध्यक्ष ना बने। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आई? तो ये गौर करो आप यहां पे, क्योंकि पूरी घटनाक्रम को मैंने समझाने की कोशिश किया। 1905 में क्या बना, 1905 में लेबर पार्टी का सत्ता में आना। 1905 में ब्रिटेन में किसकी सरकार बनी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बन गई, लेबर पार्टी की सरकार। ठीक है, किसकी सरकार बन गई, लेबर पार्टी की सरकार बन गई। 1905 की बात है। 1906 में आप देख रहे हो कि मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले कौन था, मॉर्ले भारत का सचिव था और मिंटो भारत का वायसराय था। मॉर्ले मिंटो का नरमपंथियों के साथ बातचीत, नरमपंथियों के साथ बातचीत, और इस बातचीत में क्या कह रहा, नरमपंथियों के साथ बातचीत, और बातचीत में क्या कह रहा, संवैधानिक सुधार की, संवैधानिक सुधार का भरोसा कि हम आपके लिए क्या लेकर आएंगे, संवैधानिक सुधार आपको देंगे। तो अब नरमपंथी को लग रहा है कि नहीं यार, अगर उनका विरोध करना जारी रखेंगे तो फिर हमको जो कुछ वादा किया है वो वादा निभाएगा नहीं, गड़बड़ा जाएगा मामला। और इसलिए सूरत अधिवेशन में गर्मपंथियों को वो क्या नहीं बनने देना चाहते थे, अध्यक्ष बनने देना नहीं चाहते थे। लेकिन आप सोचकर देखो कि गर्म दल वाले चाहते हैं कि किसी तरह से वो अध्यक्ष बने, और इस वजह से सूरत क्या हो जाएगा, कांग्रेस दो वर्गों में विभाजित हो जाएगी। कांग्रेस क्या हो जाएगी, दो वर्गों में विभाजित हो जाएगी। तो इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम आप निकल कर आएगा, इधर मैं लिखता हूं परिणाम, कांग्रेस का विभाजन। कहा जाता है कि गरम दल वाले और नरम दल वाले आपस में लड़ पड़े, एक चप्पल फेंका गया और फिरोज शाह मेहता पर आकर के वो चप्पल लगा। फिरोज शाह मेहता नरम दल के सीनियर नेता थे, नाराज हो गए कि अरे ये सब नैकन लड़कावन का इतना ज्यादा मन बढ़ गया है ना, नया वाले लड़का का इतना ज्यादा मन बढ़ गया है कि क्या करेगा, ये तो हमारे खिलाफ जा रहा है। तो आप यहां देखोगे कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन देखने को मिलता है। आप यहां गौर करो, कांग्रेस का विभाजन यानी किसमें, गरम दल व नरम दल में फूट के तौर पर सामने आया। गरम दल व नरम दल में फूट पड़ गया, गरम दल व नरम दल में फूट पड़ गया। ठीक है, गरम दल में व नरम दल में फूट पड़ गया, ये देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे समझो साथियों कि ऐसा क्या था, गरम दल वाले क्या चाहते थे, गरम दल वालों की इच्छा क्या थी। तो इनकी इच्छा थी कि ये पहला स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर विस्तार करना चाहते थे, स्वदेशी आंदोलन का संपूर्ण भारत में विस्तार कर दिया जाए, स्वदेशी आंदोलन का संपूर्ण भारत में
विस्तार कर दिया जाए। ठीक है, एक तो ये चाह रहे हैं वो, इस स्वदेशी आंदोलन का क्या कर दिया जाए, संपूर्ण भारत में विस्तार कर दिया जाए। और दूसरा, वो स्वराज्य के लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और इसके लिए जन आंदोलन चलाना चाह रहे हैं। देश के सभी क्षेत्र में इसको आंदोलन को फैलाना चाहते हैं ताकि अपने स्वराज्य की विचारधारा को प्राप्त कर सकें। जबकि नरम दल वाले तो ऐसा चाहते नहीं थे, क्योंकि नरम दल वालों का तो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भरोसा है। उनको तो लग रहा है कि अगर वो स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर लेकर जाएंगे तो उनको क्या नहीं मिलेगा, संवैधानिक सुधार नहीं मिलेगा जो भरोसा दिया है। और इस वजह से वो खेल खेल गए, अध्यक्ष रास बिहारी घोष को बना दिया और इस बार गरम दल वाले किसी भी कीमत पर संतुष्ट होने को तैयार नहीं थे। झगड़ा हो गया और झगड़ा का परिणाम यह निकला कि कांग्रेस दो दलों में टूट गई, गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजित हो गई। सूरत विभाजन के बाद क्या स्थिति आया, देखो सूरत का जो विभाजन है ये किसका परिणाम है। सूरत स्प्लिट या सूरत विभाजन की जब बात करते हैं ये किसका परिणाम देखने को मिलता है, तो आप देखो सूरत विभाजन जो है ना, सूरत विभाजन जो है ये अंग्रेजों की कैरेट और स्टिक पॉलिसी का परिणाम है। अंग्रेजों की कैरेट है ना, कौन सा, अंग्रेजों की कैरेट व स्टिक नीति का परिणाम है। अंग्रेजों की कैरेट व स्टिक नीति का परिणाम देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कैरेट किसको खिला रहा है, तो कैरेट खिला रहा है नरम दल वालों को और स्टिक गरम दल वालों को। और आप देखो गरम दल वालों को दबाने के लिए कई सारे कानून लेकर आएगा। जैसे आप गौर करो तो एक कानून लेकर आएगा देश विरोधी बैठक अधिनियम, जिसके माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों को, स्वदेशी आंदोलन की गतिविधियों पर रोक लगा दिया गया। भारतीय समाचार पत्र उकसाने और अपराध अधिनियम, अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखा जाता है तो उनके खिलाफ दंड किया जाएगा। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, इन तमाम कानूनों के माध्यम से भारतीय आंदोलनों को कुचल दिया गया और गरम दल के नेताओं को पकड़ पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। जैसे बाल गंगाधर तिलक पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, इनको 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। ये 1914 में रिलीज होके आएंगे, इनको 1908 में कहां भेज दिया जाएगा, इनको 1908 में जेल भेज दिया जाएगा। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाला दे दिया गया, ये ब्रिटेन रवाना हो गए। अरविंदो घोष ने राजनीति छोड़ दी क्योंकि इनको षड्यंत्र में फंसा दिया गया। तो इनको क्या हो गया, इनको अरविंदो घोष ने राजनीति छोड़ दी और बाद में पौंडीचेरी में जाके ऑरोविलो आश्रम बना लिए, वहीं रहने लगे। यानी कि अरविंदो घोष ने राजनीति से, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। यह सरकार की नई रणनीति फूट डालो और राज करो ही लेकर आई। और जो 1909 का सुधार आया यह नरमपंथियों को भ्रमित करने के लिए आया। हालांकि उद्देश्य था कि नरमपंथी को उलझा दिया जाए ताकि वो इस सुधार, संवैधानिक सुधार की पीपुड़ी ले ले और आंदोलन को छोड़ दे। मुसलमानों को भी खुश करना था क्योंकि 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में वायसराय मिंटो से मुलाकात किया था और पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किया था। और इन दोनों को खुश करने की कोशिश किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल देकर के खुश करने की बात किया गया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल देकर खुश करने की बात किया गया और नरमपंथियों को भ्रमित करने के लिए संवैधानिक सुधार लाया गया। यानी दोनों को भ्रमित करने की पूरी कोशिश किया गया।